नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 5 सितंबर 2023 और आज भी आपका MTS का एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS करंट अफेयर है ना, इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न दूंगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा है ना, जो आपके एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पे हूबहू नजर आएगी और मेरी बात जो है आपको वहाँ पे याद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेकेंड शिफ्ट का। देखिए, अगर जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, कल मैंने एक बात बताया था कि ये नाटू नाटू सॉन्ग वाला जो गीत है ये आपको कल पूछा जाएगा और सही में मेरी काली जुबान होती जा रही है और पूछ भी दिया गया है ना भाई। तो देखिए ये कैसी कहाँ की बात है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 3rd एडिशन हुआ है इनमें मस्कट क्या है, पढ़ाया हुआ है तो आपका जीतू, जो जीतू है बारहसिंघा जो है इनके नाम पे आपका जीतू रखा गया है, मस्कट या शुभंकर का नाम। ठीक है, तो ये खेल हो चुकी है अब है ना। उत्तर प्रदेश में ये खेल संपन्न हुआ है। ये 3rd एडिशन था 2023 के अंदर है ना, और इनके विजेता जो रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी रहे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है। इनके अलावा प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 2020 में उड़ीसा में हुआ था और लकली प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के भी विजेता जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ही हैं। इनके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम को ही पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा जाता था। कॉमनवेल्थ गेम को ही पहले है ना, कॉमनवेल्थ गेम को ही पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है तो इस यूथ के जगह पे पहले स्कूल लगा होता था। पहला एडिशन जो 2018 में हुआ ये खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं, खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ था। फिर 2019 में इसे चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। तो अभी हाल में ही 2023 में इसके 5th एडिशन हुए हैं, जो कहाँ पे हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जो 5वां आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है तो इसमें जो है कौन विजेता रहे हैं, तो महाराष्ट्र रहे हैं। 2023 में संपन्न हुआ है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होती है। देखिए, मैंने बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होना है ये तो बता दिया था, लेकिन ये नहीं बता पाया था दोस्तों। जहां नहीं बता पाया था तो झूठ क्यों बोलना भाई। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है ये आपका लीचिंग निक्षालन के फलस्वरूप होते हैं। क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, जो तीव्र वर्षा जब होती है, जब तीव्र वर्षा होती है तो इसके जो भी मिनरल्स वगैरह हैं ये रिस के बहुत नीचे चले जाते हैं और ये जो भुरभुरा मिट्टी बच जाता है इस प्रकार से, तो इसे लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है, जो निक्षालन लीचिंग प्रोसेस के दौरान बनती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण तीव्र वर्षा के परिणाम स्वरूप अधिकांश तत्वों के निचले रिस कर चला जाने के कारण जो है बनता है। लेटेराइट मिट्टी में आप कौन से फसल उगा लेंगे, तो आप जो है चाय कॉफी अच्छे तरीके से उगा सकते हैं लेटेराइट मिट्टी के अंदर। ठीक है, इनके अलावा लेटेराइट में जो है लोहा आपको मिल जाएगा और एल्यूमिनियम तत्वों की बहुलता मिल जाती है। बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन काफी भी आए हैं और 2 करोड़ बार CGL तक भी पूछा गया है। भारत के अधिकांश भूभाग पर कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, विशेषकर गंगा मैदानी क्षेत्र। अब गंगा मैदानी क्षेत्र कहां पे भाई, ये वाली पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली पोर्शन ये गंगा मैदानी क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार इत्यादि कवर होते हैं। इनके अलावा जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, खादर और बांगर। खादर और बांगर मैंने आपको बता दिया। खांगर क्या होता है, बांगर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जो गंगा मैदानी क्षेत्र है ये भी गंगा मैदानी के नाम पे ही नाम पड़ा है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार है। ठीक है, तो जो नदियों की बहने का क्रम होती है, मान लीजिए एक साल इस प्रकार से नदी बह रही है ना, इसके अगले साल नदी जो है अब यहां से बह रहा था ना, अब यहां से बहना स्टार्ट किया और इधर जो फैल गया तो अब ये वाला पोर्शन में बह रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पूर्णतः डार्क पोर्शन बच गया इसमें तो नदी की जो मिनरल्स जो भी मटेरियल बहा के लाएगा इस साल नहीं पाटा गया तो ये पुराना हो गया, तो इसे कहा जाता है जी बांगर। और जो नया वाला एकदम अभी ताजा ताजा लाया है उपजाऊ वाला एकदम पांक दलदल, उसे कहा जाता है जी खादर, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, अन्यथा किताब में तो पढ़ने को है ही सब चीज। इनके अलावा जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, कहने से मतलब किताबी भाषा से हट के अगर आप समझ लिए तो समझ लीजिए आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इनके अलावा काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपासी मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिकांश अच्छे हो जाते हैं। कपास मतलब कॉटन, दादा जो बच्चे शहर के हैं है ना, कपास मतलब
कॉटन होता है, कॉटन है ना, ये रुई रुई। इनके अलावा जो आपका ये कॉटन कपास की खेती है ये आपको महाराष्ट्र में भी काफ़ी होती है, खास करके नासिक वगैरह में। मैं जब घर से आता रहता हूँ तो ट्रेन से देखता हूँ इनको। इनके अलावा जो भाई ये काली मिट्टी का क्षेत्र आपको इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा तो बताएंगे एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में जो आपको काली मिट्टी मिलेगा। वैसे तो मिल तो हर जगह जाता है, लेकिन थोड़ी इतना मिले कि जो ये नॉमिनेट हो सके इस लिस्ट में कि भाई यहाँ मिलता है। इनके अलावा जो आपका भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जूट का मिल है तो भाई भारत में सबसे अधिक जूट की उत्पादन ही पश्चिम बंगाल में होती है। तो फैक्ट्रियां ज़्यादा होगा तभी उत्पादन ज़्यादा हो रही है। अब कहीं बिरले ही ऐसा नियम आएगा कि फैक्ट्रियां है 2 गो आकर 10 गो फैक्ट्री से ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, तो ऐसा थोड़ी है ना। तो भाई ये पश्चिम बंगाल ही आंसर होना है। आप लोग बताएंगे कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन में था या फिर, क्योंकि जूट के उत्पादन कई सारे स्टेट है इंडिया में, जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, मेघालय है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश भी है, कई सारे स्टेट है। तो डिसाइड करेगा, अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल पहला ही स्किप कर दिया तब तो फिर हमें छांटना पड़ेगा। तो बताइएगा पश्चिम बंगाल था कि नहीं। इसके अलावा पहली जूट मिल कोलकाता के रिसरा में स्टार्ट किए गए थे, वो ईस्वी 1855 के समय 1855 का ही था। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत में होता है। पहले ये आंकड़ा किसके पास था तो बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश हीरो बना था, लेकिन जब नागिन डांस कर लिए क्रिकेट स्टेडियम के अंदर तो जो है जूट के उत्पादन कम हो गया। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। पहले ये आंकड़ा बांग्लादेश के नाम था, आपने नागिन डांस देखा होगा ना, एक मैच में हुआ था। इनके अलावा भारत के अन्य राज्य जहां जूट की पैदावार होती है ये बिहार है, उड़ीसा है, असम है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है। मैंने आपको कहा है कि जूट के उत्पादन के लिए आपको वर्षा बहुत जरूरी है। तो आप कहोगे मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा, तो वहीं सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली वर्षा ऊपर चाहिए, फसल को ही चाहिए। इसे बाद में सराना भी पड़ता है पानी में रख के, है ना। गाँव घर में इसे पटसन भी कहते हैं, आपने देखा होगा। इसकी रस्सी वगैरह बन जाती है गाँव घर में, खास करके गाय बैल की रस्सी बनाते हैं, काफी मजबूत होते हैं, है ना। पटसन भी बोल देते हैं इसको। जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है हिस्ट्री को रिलेट करके और कॉटन वगैरह, सिल्क वगैरह को रिलेट करके कि सिल्क मार्ग का खोज किसने किया था भारत में, है ना। सिल्क मार्ग का खोज किसने किया था भारत के अंदर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर ही रखता हूं, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करीब 20 बार आपको जो है 3-4 बार जब पूछा था आपको एसएससी जीडी में, तो कम से कम 20 टाइम तो बक दिया होगा। तो ये जरूर बताइएगा कि ये क्या होगा, सिल्क मार्ग का खोज इंडिया में किसने किया था। ऑप्शन दूं? नहीं दूंगा, चलिए बताइएगा। इसके अलावा 95 से 100 साल के बीच में कौन सी एथलीट दादी ने दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड जीती है तो भाई भगवानी देवी। अभी अभी इतिहास कारनामा कर दिया और ये बताते हैं कि जब तक ऊपर नहीं चले जाए। विवेकानंद साहब के बात को कोई भी फॉलो किया है ना तो ये भगवानी देवी किए हैं भाई। विवेकानंद साहब क्या कहते हैं, उठो दौड़ो और तब तक न रुको जब तक जो है आपकी इच्छा अनुसार कुछ मिले नहीं, है ना। तो इनको जो है देखिए 95 साल की उम्र में हमारे गांव में बूढ़ी हो तो उठ के खाना भी ना खाए, है ना। बोले सवेरे अरे इतना लेट हो गया तो आ नहीं सकती थी थोड़ा चल के, कैसे हम चल पाते हैं। और ये 95 साल की उम्र में दौड़ के गोल्ड मेडल जीत के ले आया, है ना। नमन है ऐसे दादी को, है ना भैया। तो ये कहाँ के हैं, नजफगढ़ हरियाणा के पास के हैं। इनके अलावा वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंदौर नहीं, इंडोर कर लीजिएगा ये, ठीक है। ये इंदौर वाला इंदौर है, ये इंदौर वाला शहर वाला नहीं है। तो वर्ल्ड मास्टर इंडोर चैंपियनशिप 2023 में इनको तीन गो पदक मिला, है ना, भगवानी देवी को। ये 3 पदक किस किस खेल में मिले हैं ध्यान देखिए आने वाले शिफ्ट के लिए। आपको डिस्कस थ्रो में मिला है, शॉर्ट पुट में मिला है, रनिंग में मिला है। तो रनिंग वाला पूछ लिया है और 2 गो अभी सुरक्षित है पूछे जाने के लिए। अच्छा, एक भवानी देवी भी है, ये थे भगवानी देवी, है ना, ये थे भगवानी देवी बांगर, इस प्रकार से इनका नाम है, भगवानी देवी इस प्रकार से नाम है। और एक आपका भवानी देवी, ये भवानी देवी जो है ये तलवारबाजी से संबंधित है इंडिया के में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारतीय, अच्छा, पाइका नृत्य झारखंड के किस जनजाति के द्वारा की जाती है तो ये आपका मुंडा जनजाति की नृत्य है पाइका। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति का जो है लोगों के द्वारा किया जाता है। बिरसा मुंडा का नाम सुन रहे होंगे, इन्हीं के जन्मदिन पे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कल बताया था। इनके अलावा पाइका नृत्य में पुरुष लोग जो हैं, मतलब जो जेंट्स हैं, वो सैनिक भेष में नृत्य करते हैं और मोर का पंख लगी हुई पाग पहन लेते हैं। जैसे ये पाग है ना, टोपी को पाग जैसे टोपी समझ लीजिए। तो इसमें जो मोर की पंख ऐसे लगे रहते हैं और तब ये पाग पहनते हैं, ठीक है, पैका नृत्य के अंदर। बाद बाकी जो झारखंड के होंगे ये तो ये सब चीज को जी रहे होंगे तो अच्छे से देखे होंगे। इसके अलावा झारखंड के अन्य प्रमुख नृत्य में विशेषकर मुंडा जनजाति का और कौन सा नृत्य है तो जादूर नृत्य है, जापी नृत्य
है, गेना नृत्य है, कर्मा नृत्य है, ये कर्मा पे थोड़ा स्टार लगा लेंगे, जरगा नृत्य है, जतरा नृत्य है, जतरा पर भी स्टार लगाना। कर्मा क्या है भाई, तो ये छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा, भले जो आपका करने की फॉर्म है वो अलग है। इसके अलावा जतरा, देखिए जतरा से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है इंडिया के अंदर। ये कैसे लिखा है, जो तो रा का रा, जतरा, तब आप झारखंड, ठीक है भाई, जो तो रा का रा, जतरा, तो झारखंड। ये लिख दिया हमने जात्रा, है ना, तो ये कहाँ चलेंगे, पश्चिम बंगाल। और ये हमने लिख दिया धनु यात्रा, तो ये हमने कहाँ जाना है भाई, धनु यात्रा में, तो ओडिशा में जाना है। ये हमने लिख दिया जगन्नाथ यात्रा, तो ये हमें कहाँ जाना है, ओडिशा में। ये हमने लिख दिया मेदराम यात्रा, तो ये हमें कहाँ जाना है जी, तेलंगाना में। तो ये जो यात्रा वाला त्योहार है इससे थोड़ा सावधान रहे। इसके अलावा झारखंड के जनजातीय त्योहार में सरहुल काफी इंपोर्टेंसी रखती है। रोहिणी एक फसली त्योहार है जो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के विशेष आकर्षण की बात करें तो सोहराई खोबर पेंटिंग है, पारसनाथ की चोटी है, जो आपका स्टील सिटी जमशेदपुर है, ये भी किसी आकर्षण से कम नहीं है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी रांची में स्टेडियम भी है, यहाँ पर इंटरनेशनल मैच भी हुआ है, झारखंड वाला स्टेट वाला। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के गुरुदेव कौन थे, तो चित्तरंजन दास साहब सुभाष चंद्र बोस साहब के गुरुदेव थे, ऐसा माना जाता है। महात्मा गांधी के गुरुदेव जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, है ना, मनाई जाती भी है अब। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम दिल्ली चलो, इस प्रकार की नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में महात्मा गांधी को ये महात्मा शब्द कह के संबोधित किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करे थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से अलग हो गए थे, छिटफुट हो गई थी कांग्रेस में, ये बात आप भी जानते होंगे। इनके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात नहीं है, बाद में कंफर्म हुआ ये क्वेश्चन, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। सब दिन बताते आए हैं 0.6% निगेटिव में, कौन, नागालैंड में, कौन, नागालैंड में। आपके सामने ये ग्राफ है, जनगणना पे ग्राफिकल वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक वाइज वीडियो पर ही है, आगे का काम आपका हो जाता है ना। तो यहाँ देखिए दशकीय वृद्धि में सबसे टॉप पे मेघालय रहा। मेघालय में लगभग 28% दशकीय वृद्धि है, जबकि देश की औसत दशकीय वृद्धि जो है 17.64% है, यानी इसके करीब जो है 1.9 टाइम ज्यादा है भाई मेघालय, ठीक है भाई, औसत से, है ना। सबसे ज्यादा मेघालय हो गया और सबसे कम आपका नागालैंड को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसकी ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ गई है, -0.6%, तो नागालैंड आंसर हो जाता है ना भाई। इसके अलावा दूसरा स्थान जो सबसे कम ग्रोथ किया ये है केरल। तो नागालैंड में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा साक्षरता फैल गई है तो लोग जो है पॉपुलेशन घटा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। वहाँ कई सारे कारण हैं, लेकिन केरल में ये जरूर कारण है कि वहाँ के लोग साक्षर हैं केरल के, है ना। साथ ही जो है सेक्स रेशियो भी अच्छा है, तो सभी लोग जानते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे पॉपुलेशन एक लिमिट वे में बढ़ा, इसीलिए इसकी जो मतलब जनसंख्या बढ़त दर है ये 4.9 है मात्र, ये बहुत ही अच्छा बात है। इनके अलावा वर्ष 2021 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, इसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। 2011 देश में दशकीय वृद्धि 17.64 था। देश में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम सिक्किम का है। निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है, देखिए 2 दिन पहले ही पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या शामिल होती है, ये सभी के सभी बात हमने प्रैक्टिस सेट में करवा दिया। कल की तैयारी मैं आपको आज ही करवा रहा हूं। आप आने वाले अगले साल में सीजीएल की एग्जाम देना है, ये वाली पीडीएफ की जो क्वेश्चन है अगले साल भी छपेगी। हाँ, कुछ करंट के क्वेश्चन जो है वो बदल जाएंगे, तो वेटेज ही कितना रहता है ना। तो इस हिसाब से भाई मैंने बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ाया है पिछले 2-2.5 महीने से, तो इससे व्यर्थ न जाने दे, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें, थोड़ा देखें। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि जो पीडीएफ बाय किया है, अगर एक बार वीडियो नहीं देखा तो पीडीएफ जो है उतना फायदा नहीं देगा जितना देना चाहिए। चलिए, यहाँ पे लिखा है पूंजीगत व्यय, तो ये क्या होती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है सरकार की, ये पूंजीगत व्यय है। सार्वजनिक कर्ज पर दी जाने
जाने वाली रकम, जैसे आपने सुना होगा इंडिया के ऊपर 32,282 करोड़ रुपए की कर्ज है, तो भाई ये किसी एक आदमी के ऊपर है, क्या इसका हमारा टेंशन है? हमारा टेंशन है? तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये देश के प्रति है। तो जो ये कर्ज चुकाए जाते हैं ना, ये भी आपका पूंजीगत व्यय है जो सरकार के द्वारा चुकाया जाता है। राजस्व और सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन, रक्षा अदायगी, ये सब जो है रक्षा ब्याज अदायगी, ये सब जो है कहाँ जाएगा? तो ये सब भी जो है आपका राजस्व व्यय में जाएगा। क्या है भाई? ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। और ये जो आपने ऊपर में देखा, ये पूंजीगत व्यय की उदाहरण है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसमें मैंने बताया था कि राजस्व व्यय में जो ये पेंशन है, ये जो कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन है ना, तो ये वाली पेंशन यहाँ पे ठीक है ना। बाद बाकी वृद्धा पेंशन वगैरह इसमें नहीं, जो विधवा पेंशन वगैरह है इसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भीतरगांव बल मंदिर जो ईंटों से बनाए गए हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा करा गया था? तो गुप्त साम्राज्य के द्वारा करा गया था आपका भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव के मंदिर से 2 दिन क्वेश्चन पूछ लिया। एक अर्पित नाम का लड़का आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, वो भी कानपुर से ही है, तो इनसे एक दिन पूछूंगा, गए हो क्या कभी भीतरगांव मंदिर, है ना? क्या खास है भाई, इतनी पूछा जा रहा है। इस मंदिर गुप्त साम्राज्य के 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव में स्थित है। इस मंदिर में भी नागर शैली का इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आप नागर शैली को जानेंगे और साउथ इंडिया में आप द्रविड़ शैली को जानेंगे। सांची की स्तूप की खोज 1818 में कौन किए थे? तो सर हेनरी टेलर ने किए थे। वैसे सांची का स्तूप बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा आज नहीं तो कल कि सांची की स्तूप के आधुनिक स्वरूप की खोज कब हुई थी, तो बताइएगा 1818 ईस्वी में। नहीं तो एडी नहीं मार देना है ना, या फिर 100 वाला एडी या फिर 200-400 बीसी नहीं मार देना है कि भाई ये बहुत पुराना है, अशोक के काल का है, तो खोज उसी समय हुआ होगा। जब ये प्रॉपर लैंग्वेज यूज करे कि सांची की स्तूप की खोज कब हुई थी, तो 1818 ईस्वी मारना है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, जो आपके मध्य प्रदेश में नागर शैली और पंचायतन शैली का जो है उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा इसी मंदिर के प्रांगण में कंदरिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो के प्रांगण में, जो सबसे बड़ी मंदिर है मंदिर श्रेणी की। मुंडेश्वरी देवी की मंदिर कहाँ पे है? बिहार के कैमूर में। आपने गाना सुना होगा, माई मुंडेश्वरी के पावनी धाम, बस शायद पवन सिंह गाए हैं, है ना। इसके अलावा भारत की सबसे पुराना मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है, ये केरल में है। इसके अलावा भारत की सबसे पुराना यूरोपियन चर्च, ये कौन है भाई? तो ये कोच्चि में है, सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है भारत का, जिसका नाम है सेंट फ्रांसिस। ये जो तीनों पॉइंट देख रहे हैं, ये जिनको जीडी का एग्जाम देना है ना, ये तीनों क्वेश्चन को आज ही ताबीज बना के पहन ले, इन तीनों में से क्वेश्चन आ जाएगी, है ना, क्योंकि मैंने जीडी का भी एनालिसिस कराया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक कौन है? तो परमहंस योगानंद है। नहीं लिख पाया क्या? परमहंस योगानंद जो हैं, इनके आपके राइटर हैं परमहंस योगानंद जी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा, है ना, यहाँ लिखा है, देखिए परमहंस योगानंद जो है, इनके आंसर है। विवेकानंद साहब की किताब राजयोग, कर्मयोग, द पावर ऑफ द माइंड, है ना। तो ये सब जो है विवेकानंद साहब की किताब है, ध्यान रखेंगे। शिकागो में ऐतिहासिक भाषण देने के लिए विवेकानंद साहब जो है प्रचलित हैं। इसके अलावा 1857 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। ह्यूमिलिटी का एंटोनिम पूछा है, ह्यूमिलिटी काफी इजी है ह्यूमिलिटी। इसके अलावा नाटू नाटू सॉन्ग, यही बोल रहे थे कि भाई कल ही बोला और पता नहीं कहां से दिल से आवाज आई कि कल पूछेगा। मैंने ये बताया था कल पूछेगा और कल ही पूछा, है ना। नाटू नाटू सॉन्ग किसके द्वारा बनाए गए? एम किरवानी के द्वारा, है ना। RRR पिक्चर का जो पिक्चर किसका है? एस राजा मौली का। इन्हीं के पिक्चर के ये गीत है नाटू नाटू, जिनमें जो है किरवानी जो है इनको तैयार किया है और इनको जो है ऑस्कर मिला है 2023 वाला। रिकी कैग को 2022-23 में डिवाइन टाइट्स के लिए आपका ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी साहब है। माय कंट्री माय लाइफ का पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी साहब, है ना। आप समझ रहे हैं, वैसे ही होता है जैसे पूरा चीज गुरु मंत्र में आपसे सीख लिया और बाद में जो है आपकी कोई वैल्यू नहीं, समझ रहे। इसके अलावा मेरी 91 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ए लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह साहब। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी साहब। लाल सलाम स्मृति ईरानी मैडम। तो ये सभी के किताब जो है नेताओं का, इनका जरूर ध्यान रखें। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। कौन? जयराम रमेश। और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाला एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, है ना। इस बार किताब हर सेक्टर से एग्जामिनर ले रहे हैं भैया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? अच्छा, असहयोग नहीं, ये क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी का
जन्म कब हुआ था। ठीक है भाई, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। 1893 में इन्होंने अफ्रीका गए थे। 1915 में भारत को लौटे 9 जनवरी को आजकल हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार मनाते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख जो भारतीय सत्याग्रह रहे अफ्रीका से लौटने के बाद, सबसे पहले 1917 में आपका जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ, बिहार के चंपारण में तिलकठिया पद्धति के खिलाफ। खेरा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। इसके जो असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ था वो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण हुआ था, मैंने अभी बता दिया था। इनके अलावा 2022 में आपका चौरा चौरी हत्याकांड होती है। 1930 में दांडी मार्च, 1931 में गांधी इरविन समझौता तथा दूसरे राउंड टेबल में भाग लिए थे। 1932 पूना पैक्ट, 1931 सेकेंड राउंड टेबल, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1948 शहीद। तो ये महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए वो कुछ चुनिंदा ईस्वियां हैं जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी की जो कृति है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, हरिजन है, यंग इंडिया है ना, नवजीवन है, हिंद स्वराज है, ईटीसी है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? बेलगांव में। कब? 1924 के अंदर। इनके अलावा महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस साहब, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस साहब और महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था आपको। किसको? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम मतलब साधारणतः महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इन अ नटसेल ये क्या होता है? इन ब्रीफली, संक्षेप में कोई चीज बताना, इन अ नटसेल। इनके अलावा शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्था द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार को किस नाम से जानते हैं? तो भाई जो सिर्फ शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है ना, ये राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये ऑप्शन में था कि नहीं, है ना। संगीत नाटक अकादमी जो है ये नृत्य वगैरह और भी गायन वगैरह में भी दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है यह जो है सिर्फ संभवतः अभी तक तो शायद नृत्य में ही दिया गया है। तो मुझे बताइएंगे कि इसमें ऑप्शन क्या था। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है। अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना है। अपर्णा सतीशन को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भी दिया जा चुका है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 43 ख का संबंध, अनुच्छेद 43 ख का संबंध एक बच्चा, अनुच्छेद 43 का संबंध दूसरा बच्चा, तो दोनों की बच्चे की बात तो मानना पड़ेगा, मेरा काम ही आपका बात मानना भाई। तो 43 ख का संबंध जो है ये है कि राज्य में सहकारी समिति से गठन से। सहकारी समिति की जो जिक्र मिलेंगे संविधान के भाग में, ये मिलेंगे आपको जी 9 के बी में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो खाली 43 आर्टिकल है, नो ए, नो बी, नो सी, खाली 43, तो इसमें क्या है कि श्रमिकों के लिए जो मजदूरी वगैरह की क्राइटेरिया है इसकी बात करी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, 41 में है कि कुछ मामले में शिक्षा और काम पाने का अधिकार जो है मतलब व्यवस्था है, लेकिन इंडिया में काम पाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। इनके अलावा 43A में उद्योग प्रबंधन के मजदूरी की हिस्सेदारी है, काम पाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब यानी कि कुछ काम ही नहीं है, कोई काम नहीं होता तो फिर रहते कैसे। कहने का मतलब ये है कि मतलब फिक्स नहीं है कि आप जो है बीटेक कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसे कोई गारंटी नहीं देगा आपको यहाँ पर। ठीक है भाई, ये बात बताया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, वैसे तो मैट्रिक पास करके भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन कोई बीटेक करके भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है ये एक प्रकार का मतलब क्या बोलते हैं भर्स मतलब बेतरतीब है। हुआ तो मतलब होंगे, अगर पढ़ेंगे तो होगा क्यों नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, ये भी बात है भाई। इंडिया में जैसे संविधान में लिखा गया ना कि कुछ मामले में शिक्षा और रोजगार पाने से संबंधित बातें है ना, तो भाई रोजगार पाने से संबंधित बातें तो फिक्स तो नहीं है ना, तो ये बात बता रहा था। इसके अलावा दूध गेहूं जल में कौन सी हड्डी को मजबूती प्रदान करेगा, दूध या गेहूं? तो दूध मेरे हिसाब से दूध में कैल्शियम काफी रहते हैं, तो ये हड्डी को मजबूती चाहिए तो कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए तो दूध हो जाएगा। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। हड्डी संबंधित रोग विटामिन डी के कमी से होती है, जैसे ऑस्टियोमलेशिया वगैरह, तो ये भी जाने होंगे। इसके अलावा TN राजरत्न पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? हमेशा वाद्य यंत्र में भी क्लू दिया हूं कि कैसे याद करना है। जो भी पिल्लई हैं, गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई साहब हैं, उन्हीं के नाम पे मैंने बताया था कि जो भी पिल्लई हैं वो आपको नादस्वरम ही बजाते हैं जनरली, है ना, लेकिन कुछ पिल्लई जो हैं ये आपके नृत्य से भी जुड़े हुए हैं, जैसे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का नाम आपने सुना होगा। इनके अलावा नीरू स्वामी पिल्लई ये भी नादस्वरम बजाते हैं। जुबीन मेहता सिम्फनी
कॉलोनी के प्लेयर हैं। एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, ये सब जो है आपके बीना के प्लेयर हैं। उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, तोताराम, ये सभी के सभी पखावत से हैं। एक टीएच विनायम घाटम से हैं। यू श्री कृष्ण है ना आपका जो है मेंडोलिन से हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर साहब को आप जानते हैं। वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? नो ऑप्शन, लेकिन फिर से वाणिज्यिक बैंक का जो काम है कि लोगों का जमा स्वीकार करना, लोगों के वित्तीय जो लाभ हैं उनको देना, मतलब लेन देन करना, इसके अलावा क्रेडिट निर्माण करना, धन का हस्तांतरण करना, है ना। तो ये सब जो है आपके बैंकों का प्रमुख कार्यों में से है। अभी हालांकि जो है जो साख सृजन है इस पे थोड़ा कम है, लेकिन जरूरत पड़ने पे शायद आने वाले समय में ये भी इनको पावर दे दिया जाए। इनके अलावा आरबीआई का परम कर्तव्य मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी के सभी कौन तय करता है? आरबीआई केंद्रीय बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक, भारत का राष्ट्रीय बैंक। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 क्या हुआ? बंगलुरु में हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट क्यों करेगा मुझे थोड़ा सस्पिशन है, क्योंकि पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था। इस प्रतियोगिता के विजेता भारत है, विजेता कुवैत है। यह भारत की 9वां ट्रॉफी है। आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में जो होगी उसमें 10 गो टीम है, 2023 में होगी। बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था? ISSF वाला। तो 2 क्वेश्चन सस्पिशन में रहा। एक गोरी गरिमा बता रहे हैं बच्चे। गोरी गरिमा क्या है भाई? गोरी गरिमा एक देखिए गौर मारिया है, ठीक है, गौर मारिया, एक गौर मारिया नृत्य है जो मैंने बता रखा, और ये छत्तीसगढ़ का है। तो हो सकता है इसी को बच्चा बता रहा हो, जैसा बताया वैसे ही लिखा हो भाई, आप लोग बताएंगे, है ना। गौर मारिया एक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, है ना। और एक कच्ची घोड़ी है ना, कच्ची घोड़ी। तो ये कच्ची घोड़ी जो है ये आपका राजस्थान का है। तो ये मेरे ख्याल में जो पक्का कि ये आपका जो है गौर मारिया ही पूछा होगा। इनके अलावा डे एंड नाइट। अब डे एंड नाइट क्या है ये मैं समझ नहीं पाया। एक डे ब्रॉड लाइट होता है जो इसका मतलब होता है दिन दहाड़े, जहां पे जैसे बैंक वगैरह लूट ली जाती है तो डे ब्रॉड लाइट अंजाम दिया गया, मतलब दिन दहाड़े होता है। तो वही होना चाहिए, डे एंड नाइट मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। पहले वाले शिफ्ट में इंस एंड ऑट्स पूछा था, सभी आप जानते हैं, पूर्ण विवरण, पक्ष और विपक्ष। इसके अलावा शक्ति और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय विद्यापीठ की स्थापना पतंगराव कदम ने किया था। वहीं पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन, 1921 में इसी का नाम बदल गया तो हो गया विश्व भारती। इनके अलावा डीके कर्वे साहब इंडिया में सबसे पहले महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी, और जो आपका ज्योतिबा फुले मैडम है ये इंडिया में सबसे पहले बालिकाओं के लिए स्कूल खोली थी। तो ये थे सेकेंड सीट में प्रश्नों के लाइस्ट से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क मिलती है, और जो बच्चे पेड ग्रुप में हैं जो 57 सीरीज ले रखे हैं मेरा या फिर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। 57 हमारे क्लास नोट मिलेंगे, मतलब इसके अलावा जो भी एनालिसिस है वो बोनस में मिल जाएगा, और टॉपिक बैच के 12 से 14 जो पीडीएफ है वो भी बोनस में मिल जाएंगे मात्र 25 में। तो आप क्लिक करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।